Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com। तो आज हम फिजिक्स के यूनिट 13 मतलब न्यूक्लियाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, रेडियो एक्टिविटी। और हम इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में फुल मार्क्स लाने का कॉन्फिडेंस भी आए और इस टॉपिक का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि घरों में जो स्मोक डिटेक्टर्स लगे होते हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा भी धुआं आए तो जोर से अलार्म बजने लगता है? मैंने इतना डिटेल में तो कभी नहीं सोचा। शायद कोई एडवांस सेंसर होता होगा जो स्मोक पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेता है। बिल्कुल सही, सेंसर ही होता है। पर अजीब बात यह है कि वो सेंसर एक छोटे से रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमेरिसियम 241 की वजह से चलता है। हैं? रेडियो एक्टिव? हाँ, और एक इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात बताऊं? जो केले हम खाते हैं, केले, बनानास, हाँ, वो भी नेचुरली थोड़े से रेडियो एक्टिव होते हैं। व्हाट? सच में? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगता था कि रेडियो एक्टिव चीजें सिर्फ मतलब न्यूक्लियर लैब्स में होती हैं या पावर प्लांट्स में। यही तो सबसे बड़ा मिथ है और इसी कैसे का जवाब है रेडियो एक्टिविटी। अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो होता क्या है कि जब कुछ एटम्स का न्यूक्लियस मतलब उनका जो सेंटर है वो अनस्टेबल या बेचैन होता है। अनस्टेबल? हाँ, तो वो स्टेबल होने के लिए, शांत होने के लिए अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स या एनर्जी बाहर फेंक देता है। बस इसी प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए एक ओवरस्टफ्ड सूटकेस की तरह सोचो। ओवरस्टफ्ड सूटकेस? हाँ, मान लो तुमने एक छोटे सूटकेस में कैपेसिटी से बहुत ज्यादा कपड़े ठूंस दिए हैं। जिपर बंद तो हो गया है पर वो एकदम खिंचा हुआ है और बस टूटने ही वाला है। तो वो सूटकेस अब अनस्टेबल है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि एक झटके में वो फट जाएगा और सारे कपड़े बाहर। एग्जैक्टली। और जब वो फटेगा तो उससे कुछ कपड़े बाहर निकलेंगे ताकि अंदर का प्रेशर कम हो और सूटकेस वापस स्टेबल हो जाए। अच्छा। अनस्टेबल न्यूक्लियस भी तुम समझो ठीक ऐसे ही बिहेव करते हैं। वो स्टेबल होने के लिए अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या फिर गैमा एनर्जी को बाहर निकालते हैं। पर ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होते ही क्यों है? मतलब ऐसा क्या हो जाता है उनके अंदर? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अनस्टेबिलिटी के दो मेन कारण होते हैं। या तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, मतलब उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके। या फिर उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और स्टेबल होने का जो अल्टीमेट गोल है वो है ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अचीव करना। ये एक ऐसी स्टेट है जहां न्यूक्लियस सबसे ज्यादा मजबूती से बंधा होता है और शांत रहता है। चलो अब देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इसे कैसे डिफाइन करती है। इससे एग्जाम के लिए परफेक्ट लैंग्वेज भी पता चल जाएगी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। Radioactivity is a nuclear phenomena in which an unstable nucleus undergoes a decay. This is referred to as radioactive decay. Three types of radioactive decay occur in nature. I, alpha decay, in which a helium nucleus is emitted. II, beta decay, in which electrons or positrons are emitted. And 3, gamma decay, in which high energy photons are emitted. इसमें 3 तरह के डिके लिखे हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इनका क्या मतलब है? बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। हम इसे अपने सूटकेस वाले एग्जाम्पल से ही समझेंगे। देखो, ओके। पहला है अल्फा डिके। ये तब होता है जब सूटकेस बहुत बहुत ज्यादा भारी हो, मतलब जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियस अपने अंदर से एक पूरा चंक, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक पैकेट, जिसे हम हीलियम न्यूक्लियस भी कहते हैं, अच्छा। उसे बाहर फेंक देता है। अच्छा, पूरा एक पैकेट ही बाहर? हाँ, और इससे उसका मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से। तो वो हल्का होकर थोड़ा स्टेबल हो जाता है। ओके, तो अल्फा डिके में न्यूक्लियस एक तरह से वेट लॉस कर लेता है। समझ गई। और बीटा डिके? दूसरा है बीटा डिके। अब ये तब होता है जब सूटकेस में कपड़ों का मिक्स ठीक नहीं होता। मान लो तुमने टी-शर्ट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा जीन्स भर दिए हैं। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तब बैलेंस बनाने के लिए न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है
और इस प्रोसेस में एक तेज इलेक्ट्रॉन भी बनता है जिसे बीटा पार्टिकल कहते हैं और वो तुरंत न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। ओह, तो बीटा डिके में अंदर ही अंदर एक पार्टिकल दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है बैलेंस के लिए। इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली। अब तीसरा क्या था? गामा डिके। हाँ, गैमा डिके। अब सोचो अल्फा या बीटा डिके के बाद सूटकेस हल्का भी हो गया, कपड़ों का मिक्स भी ठीक हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर एक झंझनाहट सी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई है। न्यूक्लियस अभी भी एक्साइटेड स्टेट में है। अच्छा। तो पूरी तरह से शांत या ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को एक हाई एनर्जी लाइट पार्टिकल मतलब फोटॉन के रूप में बाहर निकाल देता है, और इसी हाई एनर्जी फोटॉन को हम गैमा रे कहते हैं। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. अब एक बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन 14 डेटिंग का। इससे हम पुरानी चीजों की उम्र पता लगाते हैं। हाँ, ये सुना है मैंने। तो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी हाफ लाइफ लगभग 5730 साल है। इसका मतलब ये है कि 5730 सालों में किसी सैंपल में मौजूद आधे कार्बन 14 एटम्स डिके हो जाएंगे। हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी। हाँ बिल्कुल। अब एक सिचुएशन सोचो, हमें कहीं खुदाई में एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। जब हम उसे टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसमें ओरिजिनल कार्बन 14 का सिर्फ 25% यानी 1/4 हिस्सा ही बचा है। तो क्या हम उस लकड़ी की एज बता सकते हैं? लेट मी ट्राई। अगर 50% डिके होने में 5730 साल लगे तो 100% से 50% तक आने में एक हाफ लाइफ लगी। करेक्ट। अब 50% से 25% तक आने में, वो 50 का आधा है तो एक और हाफ लाइफ लगेगी, मतलब 2 बार हाफ लाइफ हुई होगी। एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट लॉजिक। पहली हाफ लाइफ में 100% से 50% बचा, दूसरी हाफ लाइफ में उस 50% का आधा यानी 25% बचा। तो उस लकड़ी की टोटल एज हुई 2 times 5730 ईयर्स, मतलब 11,460 साल। देखा कितना सिंपल है। वाओ। हाँ। और ये टॉपिक देखो पिछले टॉपिक्स जैसे बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स से सीधे सीधे जुड़ा है। जब एक बड़े न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का आपसी रिपल्शन, कूलम फोर्स, हाँ, वो इतना बढ़ जाता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसे बैलेंस नहीं कर पाता, तब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। और यही प्रोसेस आगे जाके न्यूक्लियर एनर्जी टॉपिक की फाउंडेशन बनता है। चलो अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। मैं इन्हें साइलेंट किलर्स कहता हूँ। ओके। पहली गलतीफहमी ये है कि एक हाफ लाइफ के बाद सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल खत्म हो जाता है। स्टूडेंट सोचते हैं हाफ लाइफ मतलब आधी लाइफ पूरी हो गई, तो शायद अब सब खत्म। हाँ, सच कहूँ तो नाम से तो ऐसा ही लगता है। लेकिन सही कॉन्सेप्ट ये है कि एक हाफ लाइफ के बाद सिर्फ आधा मटेरियल डीके होता है, आधा अभी भी रेडियो एक्टिव फॉर्म में बचा हुआ है। अगली हाफ लाइफ में उस बचे हुए आधे का आधा डीके होगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, थियोरेटिकली कभी जीरो नहीं होता। ओके, तो हाफ लाइफ का मतलब है वो टाइम जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स आधे हो जाते हैं, जीरो नहीं। ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। या टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाकर रेडियो एक्टिविटी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो लॉजिकल लगता है, जैसे केमिकल रिएक्शंस टेम्परेचर बढ़ाने से तेज हो जाती हैं। यहाँ पर लॉजिक अलग है। सही आइडिया ये है कि रेडियो एक्टिविटी एक प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस है। ये एटम के सेंटर मतलब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। इस पर बाहरी चीजों जैसे केमिकल चेंजेस, प्रेशर या टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। न्यूक्लियस अपनी मर्जी से अपने रूल्स के हिसाब से ही डिके करता है। वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा, मतलब केमिस्ट्री न्यूक्लियस के अंदर चल रहे प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकती। न्यूक्लियस की अपनी अलग ही दुनिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकदम। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। ओके। पहले एक सिंपल निमोनिक इन तीनों डीके पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग पावर के लिए, मतलब किसी चीज के आर पार जाने की ताकत के लिए। अल्फा इक्वल्स ऑल ब्लॉक्ड बाय पेपर, ये इतना कमजोर है कि एक कागज भी इसे रोक सकता है। बीटा इक्वल्स ब्लॉक्ड बाय एल्यूमिनियम, ये पेपर के आर पार चला जाता है पर एक पतली सी एल्यूमिनियम फॉइल इसे रोक देती है। गैमा इक्वल्स गोज थ्रू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये सबसे ताकतवर है। इसे रोकने के लिए लेड या कंक्रीट की मोटी दीवार चाहिए।
ABG ये तो इजी है। और हाफ लाइफ के एक्सपोनेंशियल डिके को समझने के लिए एक जेस्चर याद रखो। अपना हाथ पूरा खोलो, मानो ये 100% एटम्स है। ठीक है। एक हाफ लाइफ के बाद अपनी आधी उंगलियां बंद कर लो, अब 50% एटम्स बचे। एक और हाफ लाइफ के बाद बची हुई उंगलियों में से आधी और बंद कर लो, अब सिर्फ 25% एटम्स बचे हैं। इससे हमेशा याद रहेगा कि हर बार बचे हुए का आधा कम होता है। वाओ, ये जेस्चर वाला आइडिया तो काफी अच्छा है। विजुअल मेमोरी से हमेशा याद रहेगा। तो आज हमने रेडियो एक्टिविटी के बारे में 3 सबसे जरूरी बातें सीखी हैं। पहली, रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल बनने के लिए अपने अंदर से पार्टिकल्स या एनर्जी निकालता है। राइट। दूसरी, इसके 3 मेन टाइप्स हैं। अल्फा डिके जिसमें हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, बीटा डिके जिसमें इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलता है, और गामा डिके जिसमें एक हाई एनर्जी फोटॉन निकलता है। और तीसरी, ये डिके एक एक्सपोनेंशियल लॉ फॉलो करता है जिसे हम हाफ लाइफ से नापते हैं, और इस प्रोसेस पर किसी भी एक्सटर्नल केमिकल या फिजिकल कंडीशन का कोई असर नहीं होता। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com पर विजिट करें। दैट इज PROF SAM, राइट? Yes, PROFSAM.com. See you with the next explainer.